सभी व्यूवर को मेरा नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं 11वीं कक्षा की पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। यदि आपने पहला चैप्टर पहला अध्याय जो है समय की शुरुआत से उसके 3 भाग अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ आपको जो ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसके बारे में हम विचार विमर्श करेंगे वो शीर्षक रहेंगे अग्नि का आविष्कार। थोड़ा सा पाठ हमने पिछले पाठ में कर लिया है, आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे औजारों का निर्माण, किस प्रकार से उन्होंने किस किस तरह के औजार निर्मित किए। अंत में हम बात करेंगे हादसा जनसमूह, जिसके बारे में कई बार जो प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं अग्नि के आविष्कार, जो मानव के लिए अनेक पक्षों से लाभकारी जो है प्रमाणित हुआ। इसकी बात हमने पहले करी थी कि इसकी जो 14 लाख वर्ष पूर्व जो है संभवतः मानव ने जो है अग्नि का आविष्कार कर लिया था, और जिसके अवशेष जो है वो दक्षिणी अफ्रीका और इसके अलावा जो है वो केन्या से जो है वो प्राप्त हुए थे, अफ्रीका महाद्वीप से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इससे क्या लाभ थे आदमी को, आदि मानव को क्या लाभ हो? एक तो भयंकर जानवरों से अपनी को वो बचा पाया, क्योंकि अग्नि से जो है वो जानवर डरते थे। दूसरा, गुफाओं को अग्नि से प्रज्वलित रखने लगे, क्योंकि गुफाएं अंधेरी होती थी रात के समय तो और भी जो है, तो इसलिए प्रकाश में बनाने के लिए जो है अग्नि का सहारा लिया गया। तीसरा जो है वो था कि भयंकर शीत से बचने के लिए, जो उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो उससे बचने के लिए आग उनके लिए जो है वो वरदान सिद्ध हुई। अग्नि की सहायता से भोजन पकाकर अब वो खाने लगे थे, और इस प्रकार से और अधिक अच्छे औजार बनाने के लिए भी, क्योंकि आज भी अग्नि का आविष्कार जो है अपने जो धातुएं हैं उनको गर्म करके जो है और जो उनको तीखा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी आग का इस्तेमाल जो है अपने औजारों को और अच्छा बनाने के लिए करने लगे। तो इससे अग्नि का आविष्कार से इनके ये फ़ायदे मिले, जो 2 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाता है 3 नंबर के लिए। अब आता है औजारों की बात, कि आदिमानव के औजार जो है पत्थर से निर्मित थे। संभवतः वो लकड़ी के भी बने होते थे, लेकिन लकड़ी जो है वो समय बीतने के साथ वो खत्म हो गई, नष्ट हो गई। लेकिन पत्थर के जो बने औजार हैं वो अभी भी विद्यमान है, और उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। देखिए 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। पहला जो श्रेणी थी वो था हस्त कुठार, याद रखिए नाम था हस्त कुठार, हैंड एक्सिस। इन्हें मुट्ठी जो फिस्ट है उसमें पकड़कर जो है रखा जा सकता था, उसकी सहायता से इसको जो है इस्तेमाल किया जाता था। यह अनेक प्रकार के होते थे, इनका प्रयोग किसी भी वस्तु को काटने के लिए और किसी वस्तु को कुचलने के लिए इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ये आपके हस्त कुठार थे, और इस प्रकार के औजार हमें तंजानिया के ओल्ड वेगोर्ज, याद रखना तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में देश पड़ता है, वहाँ का ओल्ड वेगोर्ज में जो है ये प्राप्त हुए हैं। फिर दूसरी तरह के जो औजार है उन्हें गंडासे कहते थे, चॉपर्स कहते थे। देखिए गंडासे, ये जो गंडासे होते थे भारी बड़े पत्थरों से जो है वो बनाए जाते थे, और इनके सल्क जो है फ्लैक्स जो है निकाले जाते हैं, जिससे और भी धारदार जो है बन जाते थे। फ्लैक्स का मतलब हुआ कि नज़दीक से जो है थोड़ा सा इनको और खरोंचना, जिससे वो धारदार बन जाते थे। फ्लैक्स का यहाँ एग्जांपल जो है ज़्यादा अच्छी तरह से दिया गया। देखिए पत्थर को और भी काट कर जो है वो और भी तीखापन जो है कर दिया गया है, तो उसको फ्लैक्स कहते थे। तो इस प्रकार से गंडासे, लेकिन क्या होते थे, ये बड़े पत्थर होते थे जिनसे, और इस संभवतः जो है इसे मांस काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। फिर तीसरे तरह के जो हथियार थे इनके पास, उन्हें कहा जाता था शल्क औजार, फ्लेक्स टूल्स। ये जो हस्त कुठारों और गंडासे, जो 2 तरह के औजार हमने पहले पढ़े, इनसे छोटे होते थे और पतले भी होते थे, और ये धारदार होते थे, पहने होते थे। और ये जो औजार होते थे इनके लिए उनके जीवन में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए, और ये दूर तक प्रहार करने में सक्षम होते, जैसे कि नीचे दिया गया एक तरह से भाले के तौर पर इस्तेमाल, या इसको दूर फेंक कर जो है इस्तेमाल कर। तो इस प्रकार से ये जो फ्लेक टूल्स है ये इनके जीवन में काफ़ी जो है महत्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। 3 तरह के हमने जो है औजारों के बारे में पढ़ा। अब आती है बात भाषा और कला के बारे में। सबसे पहले भाषा की बात कर लेते हैं। लैंग्वेजेस, किस प्रकार से उनकी जो है लैंग्वेज माध्यम जो है वो बना। भाषा का विकास था किस प्रकार से हुआ, इस संबंध में विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। विद्वान अलग अलग बातें जो है करते हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो जिस की बात होती है कि सबसे संभवतः जो है जो होमिनिड था, वहाँ से भाषा का जो है हाव भाव संबंधी जो है वो पूरा शुरू हुआ होगा। हाव भाव का मतलब है इशारों के द्वारा, हाथों के संचालन के माध्यम से जो है वो प्रारंभ हुआ होगा। एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे को इशारे करके ही कार्य जो है वो किए जाते होंगे। लेकिन फिर समय बीतता गया, लाखों वर्षों के पश्चात, हजारों वर्षों के पश्चात जो है वो आस्ते आस्ते करके इशारे जो है वो ध्वनियों में परिवर्तित हो गए। लंबी कूक जो है शुरू हो गई, पहले छोटे छोटे कूकें थी, फिर लंबी हो गई, फिर उनमें बदलाव आने लगा। तो मतलब जो शब्द बने वो बहुत देर बाद, लाखों वर्ष के बाद बने, लेकिन उसके पीछे का जो इतिहास है वो इस तरह गुनगुनाने का जो है, तो ऐसी ध्वनियाँ जो है वो आने लगी। फिर मानव भाषा का प्रारंभ कब हुआ, उस संदर्भ में माना जाता है कि संभवतः जो है बुलावों की प्रक्रिया, क्योंकि जब मानव ने समूह में शिकार करने लगा, समूह में कोई भी कार्य, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे वो किसी भी तरह का खेती करनी हो, तो तब भाषा की ज़्यादा जरूरत हुई। तो उसमें जो बुलावा वाली भाषा थी, वहाँ से संभवतः जो है वो भाषा शुरू होगी, जैसा कि अन्य प्राइमेट द्वारा किया जाता था। और समय के साथ इन ध्वनियों ने भाषा का रूप जो है वो धारण कर लिया। कुछ विद्वान भाषा के विकास को कहते हैं कि ये 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ, कुछ विद्वान कहते हैं भाई 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ, और कुछ विद्वान कहते हैं नहीं भाई ये 40 से लेकर 35,000 वर्ष पूर्व के बीच में ही भाषा का जो है वो उद्भव, विकास हुआ। विकास मतलब जो भाषा था वो उसका रूप जो है वो आया 40,000 या 35,000 वर्ष पूर्व। और इसमें साथ साथ भाषा तो आई ही आई, साथ में कला का भी विकास हुआ। और
इसके अलावा ये कहता है कि कैसे भाषा का ज़्यादा विकास हुआ, क्योंकि भाषा के प्रयोग के लिए जो शिकार में भाषा की आवश्यकता थी, आश्रय बनाने में भाषा की आवश्यकता थी, और कला के विकास में सबसे इंपॉर्टेंट है कला का विकास जो भाषा के माध्यम से हो पाया। तो जो भाषा थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी उनके जीवन में। देखिए, अगर मैं एक थोड़ी सी इन्हीं पिक्चर्स को बड़ा अच्छे से बताया गया है कि एक मानव जो है पीछे, वैसे ये तस्वीर किस चीज़ की है कि आदमी का उद्भव कैसे हुआ। पहले वो बंदर था, फिर थोड़ा आगे बढ़ता गया और इस प्रकार से आज आधुनिक मानव है। तो यहाँ थोड़ा सा एक देखिए, वापस चलो वे आगे बहुत लफड़े हैं। तो इस तरह से लैंग्वेज का आना, भाषा का आना, क्या जब भाषा नहीं थी तब भी वो आदमी पीछे मुड़कर इस तरह से कहता होगा? तो कैसे भाषा नहीं थी, ये शब्द नहीं थे, लेकिन उसके पास जो है इससे पीछे लंबा इतिहास था जिसमें ध्वनियाँ चलती थी, इशारे चलते थे। इस प्रकार से उन इशारों से ही जो है वो समझ जाते थे। उन इशारों का मतलब जैसे कि आज जानवरों की भी अपनी भाषा होती है, वो कुछ इस तरह के भाषाएँ करती हैं, इस तरह की जो है वो आवाज़ें करते हैं कि दूसरा उस तरह से। मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ कि एक जो काव होता है उसकी एक भाषा, मेरा एक दोस्त था, जब वो उस आवाज़ को करता था बहुत सारे काव जो है इकट्ठा हो जाते थे चारों तरफ। मैंने अपने आप वो देखा है कैंप में। तो मैं हैरान रह गया कि शायद उनका भी एक माध्यम होता है। उनको ऐसा लगा कि कोई हमारा एक जो काव है वो कोई उस पीड़ा में है, दुख में है, जानवर पकड़ा हुआ उसको, इस तरह से, तो वो सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये मतलब भाषा जो है, शब्द आने से पहले भी लोग बातों को इशारों के माध्यम से या कूकने के माध्यम से जो है समझते होंगे। लेकिन भाषा का आना देखिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना जो है वो उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन था एकदम से। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर आगे आता है कि कला के बारे में पढ़ लेते हैं कि आदिकालीन मानव को प्रारंभ से ही कला में विशेष दिलचस्पी थी, अतः उसने चित्रकला और मूर्तिकला के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया। सबसे ज़्यादा चित्रकला की बात, इसमें उसने क्या किया, जीव जंतुओं के, पेड़ पौधों के, सूर्य चंद्रमा तारों नदियों आदि के चित्र उसने बनाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसने चित्र बनाए गुफाओं में, खासतौर पर उन्होंने जो है उनको जीवन में शिकार का बहुत महत्व था। देखिए, पेट पालना सबसे इंपॉर्टेंट कार्य था मानव के लिए। तो ये कैसे होता है, सबसे अधिकतर शिकार के द्वारा। तो शिकार के जो चित्र हैं गुफाओं में बहुत ज़्यादा मिले हैं, चाहे वो भारत की बात करें या सबसे अफ्रीका में। हम तो बात कर रहे हैं आदिकालीन मानव की, जो अफ्रीका में ही शुरू हुआ। तो वहाँ की गुफा में इस प्रकार के ये चित्र जो है वो बने हुए मिले हैं उनकी छतों पर। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया स्पेन में स्थित जो अल्टामीरा है तथा फ्रांस में स्थित जो है लेस्कॉक्स है और ग्रोटे, ये नामक जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में ये जो कला या जो चित्रकला है वो मिली है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ मूर्तियां भी बनाई, जिनमें अधिकांश मूर्तियां जो है वो स्त्रियों की थी तथा कुछ जानवरों की थी, क्योंकि जो स्त्रियों को जो है जन्म देना, फर्टिलिटी का जो है वो शक्ति का स्रोत जो है समझा जाता था। भारतवर्ष में हम आदि मानव को छोड़कर अगर अपनी सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं, तो वहाँ पर सबसे अधिक जिसकी मूर्तियाँ मिलती है वो मातृ देवी की मिलती है। मतलब माता को बड़ा प्रमुख स्थान जो है वो यहाँ पुरानी सभ्यता में पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि उन्हें जनक के तौर पर देखा जाता है, जननी के तौर पर देखा जाता है। जो सबसे बड़ा काम है एक लाइफ सेविंग के तौर पर, आगे जो है अपने प्रजनन शक्ति से ही आज हम जो है यहाँ पर हैं। तो इसलिए भी आदि मानव जो है वो इसको, स्त्रियों को जो है वो शक्ति का स्रोत समझते थे। तो ये पढ़ा हमने कला के बारे में। अब बात करते हैं अंतिम, वो है हादसा। देखिए, हादसा वो लोग हैं जिनसे आज हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखिए, पढ़ लेते हैं। हादसा एक लघु समूह है जो एक लेक है, खारे पानी की लेक। इसका नाम है लेक इयासी, ये अफ्रीका में है। इसके इर्द गिर्द ये लगभग 1 किलोमीटर के अंदर अपना जो है रहन बसेरा करते हैं, और वो शिकारी तथा खाद्य संग्राहक हैं। शिकार के द्वारा, जैसे आदि मानव जो शिकार करता है वैसे ये शिकार आज भी करते हैं, और खाद्य संग्राहक हैं। मतलब जो भोजन है वो आज भी संग्रहण ही करते हैं, संग्रहण, खेती नहीं करते हैं। ये उस जंगलों से ही जो है संग्रह करते हैं, कंदमूल, फल। तो आदि मानव की तरह ही ये आज भी रहते हैं। और पूर्वी हादसा का क्षेत्र जो है वो क्या है, सूखा और चट्टानी है। इस प्रकार का जो है वो क्षेत्र है जहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर सवाना घास जो है, जिसका जंगली जानवर इसलिए वहाँ पर है क्योंकि जो घास है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो कांटेदार झाड़ियाँ, ये इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ इस जानवरों के लिए तो है ही, लेकिन आदमियों को जानवरों से सुरक्षित पाने के लिए भी ये इन कांटेदार झाड़ियों को अपने आवास के चारों तरफ जो है वो रख देते हैं और अंदर ये रहते हैं। तो इस प्रकार से ये मतलब प्रकृति के साथ, प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनके साथ ये सामंजस्य स्थापित करके रहने वाले व्यक्ति हैं। हादसा लोग केवल हाथी को छोड़कर सभी प्रकार के जानवरों का शिकार करते हैं, सभी प्रकार के जानवरों का, और इनका मांस खाते हैं। और यहाँ यह बात स्मरण रखने योग्य है कि हादसा जो लोग हैं वो विश्व में सबसे अधिक मांस खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि किसी शिकार को भविष्य में कोई खतरा ना हो, कि वो इतना ज़्यादा भी शिकार ना कर दे कि आने वाली पीढ़ियों को शिकार ही ना मिले। तो देखिए कितनी समझ है, जिसकी बात मैं यहाँ कर रहा था। केवल एक बात नहीं है कि उनमें इतनी समझ है प्रकृति में रहते हुए कि आने वाली जो जनरेशन उसको भी तो उसके लिए भी तो कुछ रखना है। लेकिन हम इतने पढ़े लिखे समाज में रहने के बावजूद भी हम कभी भी अपने फ्यूचर, आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। हम तक ही कोई चीज़ रह जाए आने वाले भविष्य के लिए कैसा हो। आप देखिए पॉल्यूशन के बहुत, प्रकृति को सत्यानाश हो रहा है, ख़त्म कर रहे हैं। और ये प्रकृति को बचाने, प्रकृति के साथ रहने वाले, उनको बचाने वाले हैं, और बिना पढ़े लिखे
कितना ज्ञान है इनको प्रकृति से, कितना मेलजोल खाते हैं। हमने प्रकृति से विपरीत सोचा और इसलिए आज प्रकृति हमें खाने को दौड़ी है। आप देखिए वायरस आया है, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है, सारे हथियार वैसे के वैसे रह गए, अणु बम बनाओ, एटम बना लो, सब कुछ कोई काम नहीं आ रहा है। एक छोटा सा वायरस आया जो आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसने पूरी दुनिया में तहस नहस कर दिया है। तो ये है प्रकृति के साथ रहना और प्रकृति से बैर करते हुए रहना। हम प्रकृति से बैर करते हुए रह रहे हैं और ये प्रकृति के साथ मेल खाकर जो है रह रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। तो पढ़े लिखे होना समाज और अनपढ़ समाज में भी, तो ये हादसा लोग से सीख सकते हैं। और इसके अलावा वो और भी दूसरी खूबी है, यही खूबी नहीं है। ये कहते हैं कि भोजन की बात करें, 80% जंगली जो साग सब्जियां हैं वो खाते हैं 80%, भोजन का 80%, और जो मांस है वो 20% और शहद, ये दोनों ही शामिल होकर 20% जो है इस प्रकार का भोजन उनका रहता है। और क्या सीखने से है कि हजार लोग जमीन और उसके संसाधनों पर कभी दावा नहीं करते। ऐसा भारतवर्ष में भी कुछ एक जातियां हैं जिन्होंने कभी भी जमीन के ऊपर दावा नहीं किया और इसलिए उनकी वो जमीन थी उसका मालिकाना हक उनको नहीं मिला। और एक समय अब आ गया कि उनको वहाँ से अब खदेड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। क्योंकि जंगल, देखिए हजार लोगों का क्या मानना है कि यहाँ कोई अपना नहीं है भाई। आपको इसलिए नहीं भेजा गया है धरती के ऊपर कि आप यहाँ के मालिक बन बैठो, आपको तो इसलिए भेजा गया कि आप यहाँ प्रकृति में रहिए, अच्छे से जीवन काटिए और फिर मरना है, आपको जाना है यहाँ से। तो देखिए हमने क्या किया, हम तो यहाँ मालिक बन बैठे हैं, मालिक बन बैठे हैं। तो हादसा से ये सीखने वाली बात और क्या है। इसके अलावा जो है संसाधनों पर दावा नहीं करते भाई, वो कहते भाई ये तेरी भी ज़मीन है, ये तेरे भी है, जितना मेरा है उतना तेरा भी है। कितनी अच्छी बात है। तो हादसा लोगों से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है आज की डेट में। तो इसलिए हादसा को पढ़ाना बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तभी हम कहते हैं कि इतिहास से जो सीखता है वो कभी भी भूल होने की चूक उसमें नहीं रहती है, लेकिन हम भूल पे भूल करते जा रहे हैं। तो ये हमारा अंतिम जो है यहाँ पर खत्म होता है, चैप्टर आज समाप्त होता है। अंत में मैं केवल 2 लाइनें कहूँगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फिर उड़ गई नींद मेरी यह सोचकर, फिर उड़ गई मेरी नींद यह सोचकर कि शहीदों का जो खून बहा था वो मेरी और आपकी नींद के लिए था, वो मेरी और आपकी नींद के लिए था। आज भी जब भी जम्मू कश्मीर से या कहीं दूसरी जगह से आवाज़ आती है, शहीद होते हैं लोग हमारे जवान, तो ये याद रखना कि वो सब हमारे लिए हैं। हम अच्छे से रह पाए, आज़ादी से रह पा रहे, नींद हमारी अच्छे से रहे, इसके लिए वो अपना खून बहाते हैं। लेकिन हमने कभी सोचते नहीं है, अगले दिन हम केवल खबर देखते हैं कि कोई हमारा बेटा तो नहीं था, मेरा कोई भाई तो नहीं था, या मेरा कोई गांव का नहीं था, केवल यहीं तक सीमित रह जाते हैं। और जब पता लगता है कि भाई ये वो नहीं है, बस शांति से रह जाते हैं, काश मेरा बच्चा सेफ है। तो इस तरह की जो चीज़ें आना, इस तरह का भाव आना, शायद ये नीचता का जो है संकेत है। ये नीचता का पूरी तरह से संकेत है जो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर ज़रूर विचार करें। हम जितने बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दूसरों को भी अपना समझना। जब यह भाव आ जाएगा तो मान लीजिए राम राज्य यहीं पर आपको मिलेगा, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसी कामना के साथ, ऐसी इच्छा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।